सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं 2 एपिसोड को कवर करने वाली हूँ। पिछले वीक का एपिसोड जैसे कि हमने अपलोड नहीं किया था वो, और आज जो लेटेस्ट एपिसोड आया है उसे मैं दोनों को एक साथ एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पे लू फेंग का सामना सिल्वर आइज से हो जाता है, जो कि लू फेंग से कहने लगता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वो सेंसर मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग भी उसे देखता है, स्माइल करता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो आओ मुझसे फाइट करो और उसे हासिल कर लो। यहाँ पे बस ये सुनना ही था कि वो एक जायंट सा पाम अटैक सीधा लू फेंग के ऊपर कर देता है, जो देखकर इमीडिएटली लू फेंग बीस्ट क्लोन और सीलिंग स्टार इन दोनों की पावर को कंबाइन करते हुए सीधा उस अटैक को काउंटर करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सभी लोग काफी दूर छिटक जाते हैं। लू फेंग भी समझ चुका था कि ये जो सिल्वर आइज है ये कोई उसका ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं है, साथ ही इसका जो डिवाइन सेंस है वो एक वर्ल्ड मास्टर से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे लू फेंग को खतरा महसूस होता है तो वो इमीडिएटली यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी दूसरी चाल चलता है और अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ के टाइम को कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है, जिसके चलते लू फेंग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके बाद वो अपना फिंगर ऑफ डेथ भी इसकी तरफ बढ़ा देता है और इसके बारे में एक कहावत ये भी है कि अगर किसी की तरफ ये फिंगर ऑफ डेथ अटैक चलता है ना तो उस बंदे की ओरिजिन सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसका मरना तय है। लू फेंग जी जान लगाकर उसके इस फोर्स से खुद को बचाना चाहता था क्योंकि ये अटैक उसकी तेजी से काफी करीब आ चुका था, पर फिर लू फेंग खुद को उसके इस इल्यूजन से आजाद कराते हुए सिल्वर विंग से कवर करता है, लेकिन जो इम्पैक्ट इस फिंगर का उसे पड़ा था ना, इसके चलते लू फेंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। एक इनविजिबल इमॉर्टल किंग लेवल की पावर का अंदाजा यहाँ पे लू फेंग को लग चुका था। बाकी के जो मॉन्स्टर्स थे वो यहाँ पे लू फेंग को ही देखे जा रहे थे और कहने लगते हैं कि क्या ह्यूमन सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन चाहे जो हो, एक बार सिल्वर आइज किंग ने अपने सिल्वर आइज को ओपन कर ली तो फिर इसका खेल खत्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर ये जो बंदा था यानी कि सिल्वर आइज किंग वो अपने सिल्वर आइज को ओपन करता है, तो ये नजारा देखकर लू फेंग भी दंग रह जाता है और यहाँ अगले पल लू फेंग खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, और जो कि इस सिल्वर आइज का एंडलेस रीइंकार्नेशन साइकिल अटैक है। एक ऐसा इल्यूजनरी अटैक है जहाँ पर बाहर का 1 सेकंड काफी लंबा चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग एक एक करके उन सारे इल्यूजनरी वर्ड को तोड़ता जाता है, लेकिन ये वापस से क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग समझ चुका था कि यहाँ का वक्त जो है वो काफी धीमे से गुजर रहा है, जिसके चलते लू फेंग यहाँ पे अब इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बजाय यहाँ पर बैठ के कल्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ तो फाइनली लू फेंग जब अपनी आंखें खोलता है तो काफी लंबा वक्त बीत चुका था और अगले ही पल वो उसके इल्यूजनरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ पे सिल्वर आइज लू फेंग से पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुमने इसे ब्रेक कैसे किया और एग्जैक्टली तुमने यहाँ पर कितना समय बिताया है। जिस पर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक से याद नहीं, लेकिन लगता है कि मैंने 10 एरा से भी ज्यादा का वक्त वहाँ पे स्पेंड किया है। यहाँ पे बस ये सुनना ही था कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ देखकर सिल्वर आइज किंग लू फेंग से कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरे तीनों अटैक्स को काउंटर करके भी सर्वाइव कर गया और जिसके लिए अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करने लगा हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि ठीक है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। वो निकालता है यहाँ पे एरो किंग को और सीधा इसकी तरफ अटैक के लिए भेजता है। और ये दूसरी तरफ लू फेंग भी उस पर अटैक को जाता है। अब दोनों को देखकर ये कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसे देखे, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर लू फेंग अपने स्वॉर्ड से इसके एक आर्म को काट देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यहाँ पे सिल्वर आइज किंग का हाथ एक ह्यूमन ने काट दिया था। इसे इतने साल में कोई भी इंजर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन एक ह्यूमन ने ये कर दिखाया था। अब यहाँ से लू फेंग इमीडिएटली एस्केप करने लगता है और फिर जाते हुए उससे कहने लगता है कि देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, ऊपर से तुम स्ट्रॉन्ग भी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसीलिए हम चाहे तो एक डील आपस में कर सकते हैं। इस दौरान सिल्वर आइज किंग ने अपने हाथ को भी रिग्रो कर लिया था। इसी के साथ हम टॉप 5 जायंट में से एक हॉल के लीडर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लू फेंग के बारे में ही इंफॉर्मेशन अपने लोगों से ले रहा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त लू फेंग सिल्वर आइज किंग के पैलेस की तरफ गया है। यहाँ पे इनका निशाना लू फेंग होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्वर आइज किंग के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं और यहाँ पे भाई साहब जो डील इनके बीच हुई थी ना, वो देखकर अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिल्वर आइज किंग उस सेंसर को पाते साथ ही वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट करके गेम खेलता है। अब मैं क्या ही बोलूं, दिन भर ये बस खाता है, पीता है और गेम्स खेलने में बिजी रहता है। यहाँ पे हम लू फेंग को भी देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ पे एक चीज होती है और वो कहने लगता है कि फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और मेरे लिए ये डील काफी ज्यादा फायदेमंद भी रही। साथ ही यहाँ पर लू फेंग ने अपने फादर के गेमिंग गिल्ड में इस सिल्वर आइज किंग को ज्वाइन करवा दिया था और अब ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त
बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हेवनली वॉल था उसे ये सुनते साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इससे बड़ा बेवकूफ कहाँ मिलेगा जो कि एक सेंसर को पाकर वर्चुअल वर्ल्ड में बस गेम खेलने में बिजी है। वो चाहता तो इसके जरिए से आउटसाइड वर्ल्ड में कांटेक्ट करके यहाँ से सभी की जान छुड़ा सकता था। अब यहाँ पे तभी टियानलिन के दिमाग में आइडिया आता है कि शायद से इस ह्यूमन के पास और भी सेंसर्स होंगे और अगर हमारे हाथ में उनमें से एक लग जाता है तो हम डीमन क्लैन से कांटेक्ट करके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हेवनली वुल्फ सभी जगह अनाउंस कर देता है कि जो भी उस ह्यूमन को पकड़ के लाएगा उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसके चलते चारों तरफ ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि यहाँ पे जो हेवनली वुल्फ है वो उस ह्यूमन को काफी वक्त से ढूंढ रहा है और उसने इसके सिर पे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी रखा है। साथ ही ये बात भी फैलती है कि जो भी उसे पकड़ के लाएगा उसे न सिर्फ रिवॉर्ड दिया जाएगा बल्कि उसे इटर्नल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अगर इटर्नल प्रोटेक्शन मिल गई तो मतलब कि इस आइस प्रिजन में इनके तो मजे ही मजे हैं, कोई भी इन्हें टच तक नहीं कर पाएगा। इसी दौरान हम लू फेंग को देखते हैं जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में केओस सिटी लॉर्ड से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ इस आइस प्रिजन के अंदर ही अपने न्यू टेक्निक को फॉर्म करेगा जिसका नाम है ब्राइट मून स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि जो 10,000 डायग्राम है ये स्पिरिट मास्टर के पैथ को बिलोंग करती है और रही बात ब्राइट मून स्ट्रेटजी टेक्निक की तो ये वॉरियर पैथ को बिलोंग करती है और जिन्हें एक साथ सीखना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए वो उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे सिर्फ एक पैथ पे फॉलो करना चाहिए और वो है वॉरियर पैथ। साथ ही लू फेंग को ये भी पता चलता है कि वॉरियर पैथ को फॉलो करने के बाद ही वो डिवाइन बीस्ट जैसा बन पाएगा, जिसके चलते वो कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि उसके जो दूसरे मास्टर यानी कि एल्डर चुओसान उनके जो दिए गई टेक्निक्स और जो स्टार टावर है उसे कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअल पैथ का फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड तो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें वॉरियर पैथ को फॉलो करना चाहिए। लू फेंग यहाँ पे कंफ्यूज था क्योंकि उसे उस 9 ट्राइब्यूशन सीक्रेट टेक्निक को भी जानना था, साथ ही स्टार टावर को भी वो पूरी तरीके से कंट्रोल भी करना चाहता है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ पे वो काफी ज्यादा सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए वो दोनों पैथ को साथ में कल्टीवेट करेगा, साथ में उन्हें समझेगा और अगर इस दौरान उसे लगता है कि किसी एक पैथ में उसे समझने में दिक्कत आ रही है या मुश्किलें हैं तो वो उस पैथ को वहीं पे छोड़ देगा। अब यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड उसके इस जवाब को सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लू फेंग उन्हें कि मास्टर चाहे जो हो जाए मैं एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा क्योंकि मैं बाद में आगे चल के ये रिग्रेट नहीं करना चाहता कि काश मैंने इस पैथ को चूज ना किया होता। इसी के साथ केओस सिटी लॉर्ड मान जाते और कहने लगते हैं कि तुम्हें जो सही लगे तुम करो, बस कभी भी हार मत मानना। इसी के साथ वक्त बीतता चला जाता है और लू फेंग अपने इनर वर्ल्ड में इन दोनों पैथ्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो सबसे पहले ब्राइट मून स्ट्रेटजी को परफॉर्म करता है। ऐसे ही करते करते फिर स्पिरिचुअल पैथ को भी फॉलो करता है और ऐसे ही वक्त तेजी से बीतता चला जाता है और लू फेंग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो अपने दोनों अटैक्स का यूज करता है और इससे इतना मैसिव इम्पैक्ट हम देखते हैं कि लिटरली लू फेंग यहाँ पे यूनिवर्स तक को स्लैश कर पा रहा था। और जब वो उस छोटी सी केव से बाहर निकलता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे थे तो वो आते साथ ही ब्राइट मून स्ट्रेटजी के न्यू फॉर्म को परफॉर्म करता है। अब हमें पता चलता है कि 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से ये लोग लू फेंग को ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग अब यहाँ पे अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे फाइनली इन दोनों को करने के बाद वो कहने लगता है कि इतने सालों बाद मैंने दोनों ही टेक्निक के सेकंड मूव्स को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर लिया है और अब मैं इनकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे हम एक मैकेनिकल से क्रिएचर को देखते हैं जो कि दिखने में किसी रैट जैसा लग रहा था और वो आते साथ ही लू फेंग को देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हमारे आइस वुल्फ की तरफ से तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो मन में कहता है कि क्या ये वही इंसान है जिसे कि हम लोग 2000 सालों से ढूंढते आ रहे हैं। यहाँ पे लू फेंग समझ आता है कि स्काई वुल्फ कितना पावरफुल बीइंग है यहाँ इस आइस प्रिजन का, तो वो उस क्रिएचर को फॉलो करते हुए इसके पास पहुंच जाता है और वादे के मुताबिक स्काई वुल्फ उस क्रिएचर को देखते साथ ही कहने लगता है कि आज से हम तुम्हें इटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे और फिर वो उससे कहने लगता है कि आज से तुम यहाँ हमारे साथ रहोगे और तुम्हें कोई भी हाथ तक नहीं लगा पाएगा। जो सुनकर वो क्रिएचर खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग सीधा मुद्दे पे आता है और कहता है कि बताओ आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। स्काई वुल्फ सीधा उसे सारी बात बता देता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ पे कितने सालों से फंसे हुए हैं और हम उस सेंसर के जरिए से बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके उनकी हेल्प चाहते हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाए। यहाँ पे लू फेंग सीधा और साफ बात कह देता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो और बाहर डीमन और ह्यूमन के बीच में इटर्नली वॉर चल रही है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि डीमन क्लैन की ताकत बढ़ जाए। जो सुनकर यहाँ पे जो टियानलिन था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपनी मर्जी से हमें नहीं दोगे ना तो हमारे पास और भी अदर तरीके हैं। जिस पर लू फेंग कहने लगता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग बाहर निकलकर हमारे ह्यूमन रेसेस पे हमला नहीं करोगे और दूसरी बात आखिर तुम डीमन क्लैन से कांटेक्ट करके क्या कहोगे। जिस पे वो बंदा बताने लगता है कि मैं डीमन क्लैन से कांटेक्ट करके उनकी हेल्प मांगूंगा कि वो लोग जल्द से जल्द मुझे
यहाँ से बाहर निकाले, साथ ही हमारे लोगों को, और फिर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम मुझे ये दे देते हो ना तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर देने वाला हूँ। लेकिन लो फेंग फिर भी उसे मना कर देता है। ये सुनकर बाकी सभी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अभी ये लोग लो फेंग के करीब जाने लगते हैं और तेजी से गुर्राते हुए कहने लगते हैं कि चुपचाप दे दो वरना हम तुम्हें यहाँ मार डालेंगे। यहाँ पे इन लोगों को गरीब होता हुआ देखकर भी लो फेंग कहने लगता है कि मुझे फिर भी तुमसे कोई ट्रेड नहीं करना, जिसपे यहाँ पे ये लोग लो फेंग को 2 ट्रेजर्स का ऑफर देते हैं। लेकिन लो फेंग फिर भी मना कर देता है, जिसके चलते यहाँ सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ जो वुल्फ है वो काफी तेजी से दहाड़ मारता है, जिसके चलते सभी डर जाते हैं। वो बताने लगता है कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं कि आखिर तुम किसे मना कर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे लो फेंग कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता। यहाँ पे हम देखते हैं कि तियानलिन उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसपे लो फेंग कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कभी भी उस सेंसर का एक्सेस ही नहीं मिलेगा। ये कहते साथ ही वो अपने अटैक को प्रिपेयर कर रहा था, जिसे देखकर वो समझ आता है कि यहाँ इस ह्यूमन को मेरे अल्टीमेट ट्रेजर की जरूरत है। तो अब वो उसे अल्टीमेट ट्रेजर का ऑफर देता है, जिसपे लो फेंग पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है। कि तभी वो अपने पास से उस बीस्ट इनहेरिटेंस टोकन को बाहर निकालता है और यहाँ पे ये देखते साथ ही लो फेंग भी सरप्राइज था। साथ ही वो बताने लगता है कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सेक्ट एंसेस्टर सेक्ट से ये टोकन बिलोंग करता है। अब लो फेंग यहाँ पे इस सेक्ट के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कैसे ये सेक्ट बहुत ही पुराना है और यूनिवर्स जब बन रहा था तब से ये एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। साथ ही यूनिवर्स के जो टॉप के पावर हाउसेस होते हैं बस वही लोग इस सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके इस वक्त फिलहाल में 3000 टोटल मेंबर्स हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सेक्ट बाकी सेक्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये लोगों को बेवजह परेशान नहीं करती, ना ही पावर के लिए उन्हें हंट करती है, ना ही किसी के मैटर में वो दखल देती है। ये सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इनके पास जो सबसे पावरफुल और रेयर चीज है वो है डिवाइन बीस्ट इनहेरिटेंस टोकन। और अगर लो फेंग के पास ये आ जाता है ना तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा सौदा होगा। अब यहाँ पे पापा की बात सुनते साथ ही लो फेंग मान जाता है और यहाँ लो फेंग तियानलिन से कहता है कि ठीक है मैं इस डील के लिए अग्री करता हूँ, जो सुन के वो भी काफी ज्यादा खुश था। अब लो फेंग अपने पास से सेंसर को बाहर निकालता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कि तभी वो कहने लगता है कि ठीक है तुम पहले मुझे अपना सेंसर दो, मैं तुम्हें फिर अपना ये डिवाइन बीस्ट इनहेरिटेंस टोकन दूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही वो इस सेंसर को लेकर इसे चेक करता है तो उसे इसका एक्सेस नहीं मिलता, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन लो फेंग कहने लगता है कि इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कितना ज्यादा चालाक हो, तुम्हें एक बार एक्सेस मिल गया फिर तो तुम अपना काम कर लोगे और तुम्हें जिस क्लाइंट के साथ भी कांटेक्ट बनाना है बना के वापस आ जाओगे, तो फिर ये डील किस बात की। यहाँ पे उसकी बात सुनके इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन लो फेंग फिर वो मुद्दे की बात करता है और कहता है कि तुम मुझे पहले अपना टोकन दो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका एक्सेस दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि तियानलिन मना कर देता है, कहने लगता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, अगर तुम यहाँ से भाग गई तो। जिसपे लो फेंग इसकी फिरकी लेते हुए कहने लगता है कि तुम तो यहाँ के किंग हो और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे इलाके से बचकर निकल सकता हूँ और तुम अपने ही टेरिटरी में अपने दुश्मन को निकलने से रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और लो फेंग यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम इस डील को करते ही नहीं। ये कहते हुए वो उस सेंसर को उछालते हुए यहाँ से जाने लगता है और फिर कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आखिर तुम इस इनहेरिटेंस टोकन का करोगे क्या? तुम्हें अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें सेंसर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग को जाता हुआ देखकर तियानलिन अपना इरादा चेंज कर लेता है और फिर उसे टोकन दे देता है और कहने लगता है कि एक बात याद रखना, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे नाम का बाउंटी पोस्टर निकालूंगा और जिसके बाद इस आइस प्रिजन में तुम कहीं पे भी छुप नहीं पाओगे। लो फेंग जैसे ही उस टोकन को लेता है उसे चेक करने के बाद वो उस सेंसर को भी इसे दे देता है। अब यहाँ से लो फेंग निकल जाता है, लेकिन लो फेंग अच्छे से जानता था कि ये टोकन बहुत ज्यादा रेयर है और एक सेंसर के बदले इसे ट्रेड करना सच में घाटे का सौदा है, और जिसका मतलब ये है कि तियानलिन और उसके साथ ही उसके पीछे वापस जरूर आएंगे। हम देखते हैं कि जो तियानलिन है वो भी काफी ज्यादा खुश था इन सब चीजों से और वो भी प्लान बना चुका था कि एक बार यहाँ का काम हो जाए उसके बाद वो अपना टोकन वापस लेके रहेगा। इसी के साथ हमें स्काई वुल्फ पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आइस वुल्फ क्लैन का एक बंदा उसे बताने लगता है कि मास्टर आपका बहुत ही पुराना डिसाइपल तियानलिन, उसने अभी अभी हमसे कांटेक्ट किया है, वो इस वक्त आइस प्रिजन के अंदर मौजूद है न जाने कितने सालों से, लेकिन वो तब भी खुद को ट्रेन करके और बिना किसी की निगरानी के वो ऑलरेडी इनविजिबल किंग लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे जो आइस वुल्फ किंग है वो बताने लगता है कि मैं उसे उसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है, अगर वो हमारे इस आइस वुल्फ क्लैन का मेंबर ना होता तो मैं उसे कभी भी बचाने नहीं चाहता, उसने उस टोकन का डील करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर ये दूसरा वाला बंदा काफी ज्यादा शौक था, लेकिन तभी आइस वुल्फ किंग बताने लगता है कि चाहे जो हो वो हमारे क्लैन का मेंबर है और मैं उसे खुद पर्सनली वहाँ से रेस्क्यू करने जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते
देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा हैरान था और वो कहने लगता है कि मास्टर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा और इससे त्यानलिंग हमेशा आपका एहसानमंद भी रहेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही बाकी के लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसपे वो जो मास्टर था वो बताने लगता है कि मैंने बहुत अरसे से उन दोनों को भी नहीं देखा है, शैंग दाको को और पर्पल दाको को भी नहीं देखा है, देखते हैं कि आखिर इनमें कितना दम है। ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स का यूज करता है। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो पैलेस ही था ये अचानक से एक स्पेसशिप में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बाद वो तेजी से उसी प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर कि आइस प्रिजन मौजूद था। अब यहाँ हम उसी प्लेनेट के अंदर यानी कि दाको क्लैन के लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे, इनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी कि तभी यहाँ पर इन्हें एक जोर का झटका फील होता है। चारों तरफ का माहौल अफरा तफरी का हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ये लोग आसमान की तरफ नजरें दौड़ाते हैं तो ये लोग यहाँ पे स्टार पैलेस को देख पाते हैं जो कि इनके प्लेनेट के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही स्काई वुल्फ यहाँ अपीयर होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है और इन सभी को सप्रेस करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम लोग स्काई पैलेस को अपनी नजरों के सामने देखकर भी मेरे सामने नहीं झुके। अब यहाँ पे उस प्रेशर के चलते सभी लोग घुटनों के बल आ चुके थे और यहाँ इनके क्लैन के जो दो सबसे ग्रेट वॉरियर्स है वो लोग भी जब इस नजारे को देखते हैं तो उनके स्पेसशिप को देखते साथ ही वो लोग कहने लगते हैं कि स्काई वुल्फ क्लैन का जो पैलेस है यही इनका अल्टीमेट ट्रेजर है जो कि जब मर्जी चाहे एक बहुत बड़े स्पेसशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस दौरान यहाँ पे ये लोग आते साथ ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर क्लैन लीडर कहने लगता है कि अगर कोई बात है तो डायरेक्टली हमसे बात करो, इतनी ज्यादा तबाही मचाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते साथ ही यहाँ पे जो स्काई वुल्फ क्लैन का लीडर था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि एक तो मैं यहाँ पे खुद आया हूँ, ऊपर से तुम्हारे लोग मुझे देखते साथ ही घुटनों के बल नहीं आ रहे, ये लोग मुझे सरेआम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और तुम मुझसे इस बात के लिए सफाई मांग रहे हो। या फिर ये कहते साथ ही वो सिंगल अटैक से ही बहुत से प्लैनेट्स को वापस से इनके प्लैनेट की तरफ थ्रो करता है, जिसके चलते यहाँ पे और ज्यादा एक्सप्लोजन्स होते हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे आइस वुल्फ क्लैन का एक बंदा जो कि तुम्हारे आइस प्रिजन में ट्रैप है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे और उसके साथियों को यहाँ से अभी के अभी आजाद कर दो। यहाँ पे ये सुनते साथ ही ये लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करते, क्योंकि अगर एक और पल इन लोगों ने देरी की तो इनका प्लेनेट भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो इमीडिएटली यहाँ पे त्यानलिंग और उसके साथियों को आजाद कर देते हैं। यहाँ पे त्यानलिंग बाहर आते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लीडर को जब देखता है तो उसे रिस्पेक्ट देकर उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सभी को लग रहा था कि मामला यहीं पे सेटल हो जाएगा, लेकिन नहीं। तभी यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि मैं एक ह्यूमन को भी उस आइस प्रिजन से बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लेडी थी वो यहाँ पे उस ह्यूमन को यानी कि लू फेंग को अपने आइस प्रिजन से आजाद नहीं कराना चाहती, तो वो झूठ बोल देती है और कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कोई ह्यूमन यहाँ मौजूद नहीं। ये सुनकर आइस वुल्फ किंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अच्छा, लगता है कि तुम लोगों ने उस ह्यूमन बीइंग से कोई डील की हुई है, इसी वजह से तुम लोग उसे मेरे हवाले सौंपना नहीं चाहते और इसी के चलते उस ह्यूमन में अब मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तुम लोग इसके साथ मिले हुए हो सकता है कि शायद ये ह्यूमन बीइंग का कोई बहुत ही पावरफुल पावर हाउस है और जिससे कि अगर कुछ हो गया तो ह्यूमन रेस खतरे में आ सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मनी मन बहुत कुछ प्लान करने लगता है और इनसे कहने लगता है ठीक है, अगर तुम लोग नहीं बताते ना तो मुझे फिर ये रास्ता अपनाना ही होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करने को आगे बढ़ता है, जिसके चलते यहाँ के लोग हवा में फ्लोट होने लगते हैं और एक एक करके यहाँ ये लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होकर मारे जा रहे थे। कि तभी यहाँ पे आइस वुल्फ किंग कहता है कि मत बताओ मुझे, चुप रहो ऐसे ही और अपनी आंखों के सामने अपने पूरे के पूरे लोगों को मरता हुआ देखो। यहाँ पे अपने सिविलियंस को मरता हुआ देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ये लोग ह्यूमन को यानी कि लू फेंग को उसके हवाले करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, लेकिन ये लोग मजबूर थे क्योंकि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया था। और तभी एक वॉइस इन्हें सुनाई देती है जो कि इनसे कहने लगती है कि उसे अभी के अभी यहाँ से आजाद कर दो। और यहाँ पे ये सुन नहीं था कि ये लोग भी आनन फानन में यहाँ पे लू फेंग को आजाद कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग जो कि कल्टीवेट करने में बिजी था, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को स्टार प्रिजन से बाहर पाता है और जैसे ही त्यानलिंग के ऊपर उसकी नजर जाती है तो वो समझ चुका था कि वो अब बाहर आ चुका है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे त्यानलिंग का जो मास्टर है वो लू फेंग को ही घूरे जा रहा था। अब लू फेंग उसकी पावर को देखकर ही समझ चुका था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो ना हो ये त्यानलिंग का ही मास्टर है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फिलहाल लू फेंग इसका कुछ नहीं कर सकता था। पर वो काफी ज्यादा गुस्से में था। इसी दौरान त्यानलिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ह्यूमन चुपचाप वो इनहेरिटेंस टोकन हमारे हवाले कर दो ताकि मेरे मास्टर का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और एटलीस्ट वो तुम्हारी जान बख्श दे। यहाँ पे लू फेंग की पावर को देखकर आइस वुल्फ क्लैन का लीडर हंसते हुए कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम ये हो एक मामूली सा वर्ल्ड मास्टर लेवल का ह्यूमन मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सामने तुम्हारी ये नाटक काम नहीं आएगा। तुम यहाँ बस ट्रेजर का यूज करके खुद की पावर को इमॉर्टल लेवल का दिखा रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात जब वो लू फेंग सुनता है ना तो वो चारों खाने चित हो जाता है, क्योंकि उसके सीक्रेट को इतनी जल्दी कोई रिवील नहीं कर सकता। लेकिन लू फेंग के बाहरी अपीयरेंस को देखकर ही यहाँ पे आइस वुल्फ किंग ने सब
कुछ बता दिया। यहाँ पे दाव के क्लैन के लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। इसी दौरान वो यहाँ पे अपने सक्शन फोर्स का यूज करते हुए लियो फेंग को अपनी तरफ खींचता है। लियो फेंग यहाँ पे अपने उन्हीं वाइन्स को निकाल के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फील कर पा रहा था कि इसके आगे उसकी कोई टेक्निक काम नहीं आएगी। यहाँ तक कि उसका लॉ पावर भी जैसे कोलैप्स होने के साइन देने लगा था। लेकिन लियो फेंग के इस जज्बे को देखकर जो स्काई वुल्फ किंग है ये काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम नेचुरली इतने ज्यादा वीक हो। असल में ह्यूमन रेस तो सबसे ज्यादा कमजोर रेस मानी जाती है और मेरा जो आइस वुल्फ क्लैन है ना ये ह्यूमन से पर्सनली बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और बस यही रीजन है कि मैं पूरे के पूरे ह्यूमन रेसेस को मिटा के रख देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर सभी लोग लियो फेंग की तरफ देख रहे थे कि आखिर ये क्या करेगा, जिसके बाद आइस वुल्फ किंग अपनी पावर का यूज करके चारों तरफ से उसे ट्रैप कर चुका था। इसी दौरान अब वो उसे मारने को जाता है, जो देखकर दाओ क्लैन के लोग भी इसके लिए फिक्रमंद हो रहे थे। इसी दौरान लियो फेंग कम्प्लीटली फ्रीज होकर बस यहाँ पे एक टक देखे जा रहा था। वो ना अपनी उंगली हिला पा रहा था ना कोई ट्रेजर का यूज कर पा रहा था। लेकिन तभी यहाँ स्टार बेल्ट से बहुत ही डिवाइन और गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके चपेट में आते साथ ही लियो फेंग पहले से ज्यादा राहत फील करता है और अब सभी की नजर उसी स्टार बेल्ट पे जाती है। लेकिन जो लीडर थी यहाँ पे वो देख कर ही पहचान जाती है कि ये तो वही रेयर 1000 ट्रेजर रिवर है। यहाँ पे सभी की आंखें उससे फिक्स थी कि तभी यहाँ पर इस पावर के चलते अचानक से लियो फेंग इन दोनों के पीछे आके टेलीपोर्ट होता है। लियो फेंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन जब यहाँ पे वो उस रिवर को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसी के चलते उसकी जान बच पाई और जिसका मतलब ये है कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। इसी दौरान आइस वुल्फ किंग जब इस डिवाइन लाइट को देखता है तो इसे गुस्सा तो आ रहा था और फिर वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड अगर यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरे सामने आने में इतनी ज्यादा शर्म क्यों आ रही है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे स्काई वुल्फ किंग का जो पैलेस था ये भी अनस्टेबल होके शेक करने लगता है। सभी लोग इस एपिक क्लैश को देख पा रहे थे और यहाँ पे जो आइस वुल्फ किंग है इसकी तो हालत ही अब खराब होने लगती है कि तभी यहाँ पर हम एक जायंट से फिगर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर आते साथ ही यहाँ आइस वुल्फ किंग से कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक क्लैन लीडर होते हुए भी तुमने यहाँ एक ह्यूमन जूनियर को मारने की कोशिश की। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये क्यूरियोसिटी लॉर्ड का एक क्लोन बॉडी है जो कि लियो फेंग को सेव करने के लिए यहाँ पर आया था, वरना इस आइस वुल्फ किंग की इतनी औकात कहाँ। इससे निपटने के लिए खुद यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ आए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्यूरियोसिटी लॉर्ड होते हैं इनके क्लोन बॉडी को देखकर लियो फेंग भी काफी ज्यादा हैरान था और यहाँ पे जो क्लोन बॉडी थी वो यहाँ पर आइस वुल्फ किंग से कहने लगती है कि तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है जो मेरे सामने ऐसे खड़े हो, इतना ज्यादा एरोगेंट तुम कैसे हो सकते हो। जिस पे जो आइस वुल्फ किंग है वो अपनी झूठी कहानी बनाने लगता है, कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर जो मेरा है वो लेने आया हूँ। इस ह्यूमन के पास डिवाइन बीस्ट क्लैन का इनहेरिटेंस टोकन है जो कि हमसे बिलोंग करता है और इसने हमसे छीना है और आप यहाँ इससे फेवर कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ पर इसके बकवास सुनना ही था कि सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रिवर का फ्लो ये और ज्यादा तेज करा देते हैं, जिसके चलते उसका जो पैलेस था वो इस फ्लो में कम्प्लीटली बह जाता है। इसी के साथ यहाँ पे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन क्या सिटी लॉर्ड उसे एक आखिरी वार्निंग देते हुए कहने लगते हैं कि अभी के अभी अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो बाद में मुझे मत कहना, फिर तुम और तुम्हारे क्लैन के साथ जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ पे स्काई वुल्फ लीडर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो यहाँ पे लियो फेंग की तरफ देखकर कहने लगता है कि ब्लेड रिवर किंग सिटी लॉर्ड के लिए तुम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, वरना वो इस हद तक कभी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, याद रखना तुम्हारी किस्मत हमेशा अच्छी नहीं रहेगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से पूरे क्लैन मेंबर्स के साथ चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड का क्लोन जाने से पहले दाओ क्लैन के लोगों से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि मेरे डिसाइपल की बीते 2000 सालों से तुम लोगों ने ख्याल रखा, उसे प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे वो लोग भी रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करते हैं और फिर अगले ही पल सिटी लॉर्ड का क्लोन यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो फेंग सिटी लॉर्ड के सामने मौजूद था और अभी भी ये रिवर फ्लो यहाँ पे मौजूद था और जो लियो फेंग है वो सिटी लॉर्ड से कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ कि आखिर इसे मेरे सीक्रेट का कैसे पता चला। सिटी लॉर्ड भी उसे बताने लगते हैं कि अब तुम्हारे लिए खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि तुम्हारी पावर और तुम्हारा सीक्रेट रिवील हो गया है। कि तभी वो यहाँ के करीब आकर उसे कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे उस टोकन के बारे में कुछ बातचीत करनी है। और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वो लियो फेंग को बताने लगता है कि डिवाइन बीस्ट पाथ को फॉलो करने वाले कल्टीवेटर यूनिवर्स में बहुत कम मौजूद है, लेकिन तुम्हारे टीचर किंग टुयान और जो सेवन स्वॉर्ड किंग है ये दोनों भी ऐसे ही बंदे हैं जो कि इस पाथ को फॉलो करते हैं। साथ ही लियो फेंग को ये भी पता चलता है कि ये जो बीस्ट है ये असल में एंसेस्टर सेक्ट से बिलोंग करते हैं और सेवन स्वॉर्ड किंग को भी अपने क्लैन की तरफ से एक टोकन मिला था ताकि ये और ज्यादा पावरफुल बन जाए। यहाँ पे लियो फेंग सिटी लॉर्ड की बातों को समझ रहा था कि अगर किंग टुयान को भी ये टोकन मिल जाए तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिटी लॉर्ड बताते हैं कि तुम्हारा टैलेंट भी काफी ज्यादा यूनिक है और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में तुम्हें भी एक टोकन आसानी से मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा टीचर किंग टुयान ये काफी
ज्यादा डिफरेंट है। ये बस अपने दम पर इस पैथ को फॉलो कर रहा है और रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहता। लू फेंग यहाँ अपना फैसला कर चुका था और वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, मैं खुद जाकर मास्टर किंग टू यान को ये टोकन देना चाहता हूँ। ये सुनकर क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम उसे देना चाहते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लू फेंग यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि वो मेरे मास्टर है और अगर मैं किसी जरिए से उनके लिए हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। मास्टर किंग टू यान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वैसे भी फ्यूचर में मुझे ये दूसरा मौका मिल सकता है, लेकिन मास्टर किंग टू यान के लिए मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर आज मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर क्यूरियोसिटी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान था कि लू फेंग बिना किसी जेलसी के ये चीज खुशी खुशी किंग टू यान को देने जा रहा है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम मास्टर और डिसाइपल के बीच का जो बॉन्ड है आज इसने मुझे भी हैरान कर दिया है और मैं सच में तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। ये कहते साथ ही वो स्माइल करते हैं, जो देखकर लू फेंग भी काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली वो अपने टीचर किंग टू यान के लिए कुछ करने वाला है। सो होमीज, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।